हेलो दोस्तों, मैं राजेश रंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निराला बीपीएससी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर यूरोप के राष्ट्रवाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है उस सब को लेकर आए हैं आपके लिए। आपकी बेहतर तैयारी के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और प्रतिदिन मैं आपके सामने आता रहूँगा कुछ ना कुछ लेकर। चलिए, तो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपको हम बता दें कि पूरे वर्तमान में पूरे 7 महादेश है। सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश, सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा महादेश है यूरोप तीसरा सबसे महादेश है। एवं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महादेश है। क्षेत्रफल के अनुसार हम आपको बताए हैं। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, दूसरा है अफ्रीका महादेश, तीसरा यूरोप महादेश। लेकिन इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में 40 गो देश हैं। यूरोप महादेश में 40 गो देश हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में वियना कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था बुर्गो वंश के द्वारा। बुर्गो वंश ही फ्रांस में था, तो उसी बुर्गो वंश के द्वारा ही फ्रांस में फ्रांस की क्रांति होती है इसी वंश के द्वारा, और फ्रांस में पुनः बुर्गो वंश का स्थापना इसके द्वारा होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया नहीं होने देना चाहता था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख था, जो सन 1814 से मेटरनिख काल शुरू होता है। 1848 14 से लेकर 1848 के काल को मेटरनिख काल कहा जाता है। इस काल में मेटरनिख चाहता था कि इटली और जर्मनी पर मेरा वर्चस्व रहे, इसीलिए मेटरनिख इटली और जर्मनी को एकीकरण नहीं करना देना चाहता था, और ऑस्ट्रिया इसके सबसे बड़ा विरोधा था। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबुल को विक्टर एमुनियल कह रहा है कि काउंट काबुल को विक्टर एमुनियल किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला है गैरीबल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाविक एक नाव चलाने वाला चालक था, उसी के नाम पे पड़ा था। जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। इसके अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था है। सन 1834 में यह संस्था का गठन होता है। इटली में व्यापारों को समानता का अधिकार देने के लिए यह जालवेरी नामक संस्था का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो सेडोन का युद्ध 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। इसमें गलती है, यहाँ पे 1820 की जगह 1870 कर लीजिए आप यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 1870 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क जानता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो विदेशी सेना और बिना सेना के अलावा जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। मतलब अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो सेना का उपयोग करना है, रक्त और लौह की नीति अपनाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क इस नीति को अपनाया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश से? तो एड्रियानोपल के साथ तुर्की के साथ हुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता भाग बनाती है, यह राष्ट्रवाद कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन की मेज़बानी की थी। वियना सम्मेलन की मेज़बानी 1814 में वियना सम्मेलन की मेज़बानी हुआ था। मेटरनिख किया था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। सिसिली और नेपल्स यह इटली के अंतर्गत आता है। फ्रांस का वह राजा जो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी
शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था लुई 18वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 रहा कि राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र की भावना को दबाने का प्रयास करता है। सन 1830 में चार्ल्स दशम ने ये इसका दबाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता कब लागू समान नागरिक संहिता सन 1804 में नेपोलियन द्वारा समान नागरिक संहिता लागू होता है। फ्रांस में बुरो वर्ण का अंत कब होता है? तो फ्रांस में बुरो वर्ण 1830 में अंत हो जाता है। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का संपादक स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का संस्थापक फिलिप। 22 में है नेपोलियन का अंत होता है 1814 में। 1814 में ही मेटरनी का युग शुरू होता है। 1823 में क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। यंग इटली नामक संस्था का गठन 1831 में मेजनी किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन मेजनी जी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया युद्ध 1853 से 54 के बीच में क्रीमिया युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है काबुल की मदद रहा कि एक मिनट काबुल की मदद ऑस्ट्रिया के विरुद्ध की थी। काबुल की मदद ऑस्ट्रिया के विरुद्ध की थी। तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध काबुल की मदद नेपोलियन तृतीय किया था। क्वेश्चन 27 नंबर है निम्नलिखित में से इटली से संबंधित है। इटली से परमा है, मोडेना है और टस्कनी है। तीनों क्षेत्र इटली से संबंधित है। इमैनुअल ने रोम पर आक्रमण कर दिया। 1865 में इमैनुअल ने रोम पर आक्रमण कर लिया। रोम इटली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के समय वहाँ लगभग राज्य थे। जर्मनी के वहाँ 300 छोटे बड़े राज्य में बचा हुआ था। अगला क्वेश्चन है ब्रूसेनशैफ्ट शिक्षक एवं विद्यार्थी की संस्था संबंधित है या जर्मनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर क्वेश्चन है दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश किसने जारी किया था? तो मेटरनिख ने कार्लसवाद के आदेश जारी करके पूरे यूरोप में मेटरनिख युग लागू करने का आदेश दिया था। 32 नंबर है बिस्मार्क प्रमुख दार्शनिक से प्रभावित था। तो बिस्मार्क हीगेल से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। प्रासा ने 1870 में फ्रांस को हराया था। सेडोन युद्ध में फ्रांस और प्रासा के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें से फ्रांस हार गया था। 34 नंबर का रहा कि फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देशों के मध्य होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और प्रासा के बीच में होता है 1871 में। अगला क्वेश्चन है कि हितेरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना होता है। हितेरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना यूनान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड का महान दार्शनिक जो यूनान में शहीद हुआ था उसे लॉर्ड बायरन नामक एक व्यक्ति नाम था जो यूनान में शहीद हुआ था। इंग्लैंड का जो महान दार्शनिक था। 37 नंबर का रहा कि 1832 में ओटो नामक शासन को राजा बनाया गया था। 1837 में ओटो नामक राजा बनाया गया था। वह था कहाँ का था? 1832 में ओटो नामक शासक को राजा बनाया गया था। ओटो नामक कहाँ का? ये यूनान के था। 38 में करा कि हंगरी एवं इटली के एकीकरण के समय हंगरी एवं इटली के एकीकरण के समय वहाँ के प्रभुत्व था। तो वहाँ के प्रभुत्व कौन था? ऑस्ट्रिया उसके अंतर्गत आता था। ऑस्ट्रिया इसमें हस्तक्षेप करता था। लास्ट क्वेश्चन है 1830 के समय पोलैंड पर पूर्व नियंत्रण स्थापित था। 1830 में पोलैंड पर जर्मनी का अधिकार था, या रूस का अधिकार था। 1830 से पहले पूरे पोलैंड पर रूस का अधिकार था। तो ये फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था। आप इसको 2-3 बारी देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और बहुत ही आप हो सकता है तो इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। यहीं से एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा फर्स्ट चैप्टर से। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।